आज हमारे साथ कामयाबी के गवाह में एक ऐसी ही शख्सियत है जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संकट की चपेट में आए, लेकिन चिकित्सक भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हालवर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के प्रतिष्ठित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आरवी सिंह जी से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ये बताऊंगा कि कोरोना की बीमारी हो जाने पर क्या क्या परिस्थितियां, क्या क्या लक्षण और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे किए जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप खुद चिकित्सक हैं और आप कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए, अब स्वस्थ हैं, तो वो जो दास्तां रही, किस तरीके से आप इसकी चपेट में आए, हम जानना चाह रहे हैं। मुझे कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज के बाद हुआ, जिससे कि ऐसा लगता रहा कि वैक्सीन के ही कारण हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वैक्सीनेशन दिया जाता है तो शरीर की सारी शक्तियां वैक्सीन की सक्सेस को सफल बनाने में लग जाती हैं और शरीर में ऐसी शक्ति कम रह जाती है जो कि बाहर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बचाव कर सके। यही लगभग मेरे साथ। और कोरोना का कोई कीटाणु हवा में रहा होगा जो मेरे शरीर के अंदर एंटर हुआ और मुझे ये बीमारी हो गई, और जिसका कि पता आरटीपीसीआर टेस्ट द्वारा चला। इस प्रतिक्रिया में लगभग 2 दिन की देरी हो गई और जिससे लंग का एक्सरे किया गया, सीटी जिसे कहते हैं, तो उसमें 2/3 लंग डैमेज थे। सीटी से ही लगता है और उसका इलाज जब इस स्थिति में मर्ज पहुंच जाए तो डेंजरस दवाइयां जैसे कि कार्टिसोन और कोरोना की ग्रोथ को कम करने वाले इंजेक्शन जैसे कि रेमडेसिविर इत्यादि डॉक्टर्स की सलाह से दिए गए। मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, लेकिन फिर भी हमें 2 डॉक्टर जैसे डॉक्टर शुक्ला व डॉक्टर अग्रवाल जो हमारे सहयोगी थे उनको मैं कंसल्ट करता रहा व्हाट्सएप पर, और उन्हीं के सहयोग से ये ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि जब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की संक्रमण का रिपोर्ट आपको पता चला, आपको इसके लक्षण नजर आने लगे, उस वक्त एक मरीज के रूप में और स्वयं एक चिकित्सक हैं उसके रूप में, दोनों के बीच आपने किस तरह से तालमेल स्थापित किया? एज ए फिजिशियन तो यही लगता रहा कि इस बीमारी से शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन हम इसके बारे में मैंने स्टडी किया, डिस्कशन किया अपने दोनों 2-3 डॉक्टरों से, और लोगों ने बताया कि कुछ मरीज ठीक तो हुए ही है, इसलिए आप कॉन्फिडेंस रखें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की पॉजिटिवनेस जो बॉडी की होती है उसको मेंटेन करती है। बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स बनने लगते हैं जो कि आपकी पॉजिटिव पावर को बढ़ाते हैं। तो डायग्नोसिस होने के बाद जो जरूरी ट्रीटमेंट है वही 2 ट्रीटमेंट है। एक तो कार्टिसोन का इंजेक्शन द्वारा जो दिया जाता है, सीरियस पेशेंट में ही दिया जाता है, शुरू में ये नहीं दिया जाता है, और दूसरा एंटीवायरल इंजेक्शन। अब इसके अतिरिक्त ब्रीदिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ अगर इस तरह से आप उसी दौरान लेना सीख जाए कि आपका ऑक्सीजन सिचुएशन 90 के ऊपर बना रहे, तो आप डेंजर जोन से बचे रह सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमारे दोस्तों ने और हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनमें एक मेरी पत्नी मिसेस सुशो सिंह व आर्ट ऑफ लिविंग की ब्रीदिंग मेथड्स, अर्थात एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि जब आप सांस लें तो सांस अंदर एब्डोमिन तक जाना चाहिए, और जिसमें कि जो बीच में एक मसल होती है पेट और सीने के बीच में, वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो जब ये मसल नीचे जाती है तो पूरा फेफड़ा फूलता है, और इसे योगिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। और दूसरी ब्रीदिंग चेस्ट ब्रीदिंग होती है जो जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है जो कि हमारे ब्रेन और हार्ट और अन्य अंगों के लिए लाभदायक है। तो इस संबंध में डॉक्टर सुशो सिंह मेरी वाइफ व मैडम नारंग एक्सपर्ट है, और जिन्होंने अपनी एडवाइस दी कि, और वो इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग को एज ए आर्ट ऑफ लिविंग की तरह प्रचारित किया है उन्होंने। और इस प्रकार से वो विसल, चेस्ट की मूवमेंट्स, नेक की मूवमेंट्स को करती हैं कि जिससे कि ये प्रक्रिया और अच्छी और प्रैक्टिकल बन जाती है, और इसीलिए वो इसे आर्ट ऑफ लिविंग
डॉक्टर साहब, जिस वक्त आप कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग लड़ रहे थे, उस समय की आपकी दिनचर्या, खान-पान और जो दवाएँ हैं, वो किस तरीके से आप उनको मैनेज कर रहे थे? एक्चुअली जब शुरुआत मर्ज की थी उस समय तो सीरियसनेस होती है, ऑलमोस्ट 10% कॉन्शियसनेस ही कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि कोरोना केवल एक लंग या हार्ट में ही नहीं प्रभाव डालता, ये ब्रेन पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन ब्रेन पर प्रभाव डालने के समय भी मैं ब्रीदिंग एक्चुअली खुद मैं प्रैक्टिस करता हूँ एब्डोमिनल ब्रीदिंग की फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स। तो मैं वो प्रैक्टिस करता रहा, उसी के से मैंने अपना ऑक्सीजन सिचुएशन 92 तक मेंटेन किया। एक हफ्ते के बाद फिर मुझे ऑक्सीजन की जरूरत कम हो गई। आपकी दिनचर्या किस तरह रहती थी? मुख्य बात तो यही रहती है कि सोते ही रहते थे अधिक दिन भर, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। पूरा ध्यान सेंटर रहता था कि भाई सांस को किसी तरह मेंटेन करता रहे। तो ब्रीदिंग पर पूरा कंसंट्रेशन थ्रू आउट द डे एंड नाइट रहता था। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो हमारे सहयोगी हैं वो मेजर करते रहते थे, उनको हम गाइड करते रहते थे। ड्रग्स वगैरह दी गई, जैसे कि कार्टिसोन जनरली अनहेल्थी होता है और नुकसानदायक भी होता है, लेकिन सीरियस पेशेंट्स में ये जीवनदायी भी है। उसी प्रकार एंटीवायरल ड्रग भी बड़ी डेंजरस होती है, लेकिन जब वायरस का इन्फेक्शन ही हो तो उस डेंजर को हम लोग कंपेयर करते हैं कि ना लेने और लेने में क्या फायदेमंद है। दो मेडिसिन है, एक तो कार्टिसोन और एक है एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर। ये दवाइयां जब मरीज सीरियस हालत में हो तभी दी जाती और लाइफ सेविंग हो सकती। लेकिन ये दवाइयां अगर कम सीरियस मरीज में दी जाए तो ये नुकसान ज्यादा पहुंचाती और लाभ कम। अतः ये इन दवाइयों के संबंध में लेने से पहले चिकित्सक व कोरोना एक्सपर्ट से डिस्कशन आवश्यक है। मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि इन दवाओं का सेवन न करें और चिकित्सक को भी ये अपनी तरफ से सजेशन न दे कि आपको ये दवाइयाँ दी जाए। ये इसका डिसीजन चिकित्सक स्वयं, अगर कोविड एक्सपर्ट है तो वो लेगा और आपकी उचित समय पर इन दवाओं का प्रयोग करवाएगा। डॉक्टर साहब, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो आपके खान-पान की किस तरह से व्यवस्था रहती थी? कैसे आपने मैनेज करा कि क्या चीज़ खाएँ, क्या ना ये खाएँ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए बॉडी की इम्यूनिटी, कोविड-19 जो एक्ट करता है बॉडी में, वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, फ्री रेडिकल्स पैदा करता है और एक स्टॉर्म या तूफान जैसा आता है शरीर के अंदर। उससे लड़ने के लिए हमारी जितनी भी सेल्स इकट्ठी हो जाती है और ये सेल्स इम्यूनिटी में इम्यून सेल्स है वो बड़ी। तो इम्यून सेल्स को पावरफुल बनाने के लिए हमें ऐसा रहन सहन करना चाहिए जो कि इनकी शक्ति प्रदान करके इन्हें इतना ताकतवर बना दे कि ये मर्ज से लड़। तो सबसे जरूरी तो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में ऑक्सीजनेशन। दूसरा है खाना, खाना ऐसा हो जो कि हाई प्रोटीन डाइट और नेचुरल फूड हो, नॉन वेजिटेरियन फूड भी हो। जरूरी नहीं नॉन वेजिटेरियन फूड की जगह पनीर का इस्तेमाल लोग करते हैं। और जो ब्रेड बिस्किट है इनको अवॉइड, फल सब्जियां डालें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल जो इम्यून सेल फंक्शन को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड में फिश, एग व मटन इत्यादि, तो ये भी काफी लाभदायक है क्योंकि इनमें हाई प्रोटीन कंटेंट है जो कि इम्यून सेल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। फिजिकल एक्टिविटी तो उस समय कोई खास की नहीं जा सकती है, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें तो बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि अगर आप लेटे भी हैं या बैठे हैं तो दोनों अवस्थाओं में एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं और थ्रू आउट द डे रुक रुक कर सकते हैं और उससे ऑलमोस्ट आप 20% तक बेनिफिट पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से आपको सुन रहे हैं? मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा और अनुरोध करूंगा कि कोविड के बारे में स्वयं पढ़ें और इस तरह की वार्ताएं अगर भविष्य में भी हो तो उनको सुने, क्योंकि एजुकेशन अगर किसी मर्ज के बारे में हो गया है तो वो लाभदायक होगा। मेरे केस में आप सुन करके
सब कुछ लोग परेशान होंगे कि वैक्सीन लगने के बाद ऐसा हुआ, लेकिन एक मैं मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को वैक्सीन लगने के बाद तकलीफें हुई हैं, तो उसमें कुछ हमारी गलतियां भी हुई हैं। जैसे कि कई मरीज बताते ही नहीं है कि उन्हें क्या तकलीफ है और फिर भी वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो इस तरह के लोग, कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई। अगर किसी को ज्यादा सीरियस बीमारी है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद वैक्सीन लगानी जानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के जो भी एडवर्स इफेक्ट होंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन के समय डॉक्टर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कि सभी सीरियस टाइप ऑफ पेशेंट जिसका वैक्सीनेशन होना है उन्हें एडमिट करें और तभी वैक्सीन दें। डॉक्टर साहब, वर्तमान में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अनावश्यक भीड़ न लगे, तो ऐसे लोग जो अब भी सीरियस नहीं हैं इस वायरस के संबंध में, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोविड-19 से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। तो सबसे पहले तो आप अपनी खुद की देखभाल करें, जैसे कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, खान-पान, रहन-सहन। उससे भी ज्यादा बढ़कर है कि आप हमेशा मास्क लगाए रहें और वही 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। कभी भी अधिक से अधिक जब घर पर ही रहें, जब बहुत जरूरी हो तभी जाएं। तो जो कोविड का डिसिप्लिन है कि आपको जब 4 चीजें अगर मार्केट में खरीदना है तो 4 बार ना जा करके एक ही बार में खरीदना है, तो एक ही बार आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये कोविड डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब, आप स्वयं चिकित्सक हैं और आप कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए और आपने इससे जंग जीती। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और एक चिकित्सक के रूप में और साथ ही एक मरीज के रूप में अपने अनुभवों को हमें बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। Thank you for allowing me to share my views with all the Shrotas.